गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। आज एक शीर्षक टॉपिक लेके आए हैं जो व्याकरण से संबंधित है, हिंदी। और कक्षा 9th बी जो द्वितीय भाषा हिंदी पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। जो व्याकरण में अनुनासिक अनुस्वार के बारे में बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं अनुनासिक क्या है। तो अनुनासिक जिस स्वर के उच्चारण में मुख के साथ साथ नाक की भी सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिक दोनों से किया जाता है वे अनुनासिक कहते हैं, उसे अनुनासिक कहते हैं। ठीक है। इनका चिन्ह चंद्रबिंदु है। देखो चंद्रबिंदु जिसमें आँख लिखते हैं, माँ लिखा जाता है, उसमें लगता है, वही उसका चिन्ह है जिसे अनुनासिक कहते हैं। यह समझने के लिए चंद्रबिंदु भी कहा जाता है। ठीक है। यह ध्वनि अनुनासिक वास्तव में स्वरों का गुण होती है। अ, आ, उ तथा री स्वर वाले शब्दों में अनुनासिक लगता है। जैसे कुआं जिसमें आ के ऊपर चंद्रबिंदु लगा है, वे अनुस्वार चिन्ह लगा है, अनुनासिक चिन्ह लगा है, अनुसार नहीं। चांद में चा के ऊपर, अंधेरा में आ के ऊपर, माँ में माँ के ऊपर, गांव में गा के ऊपर। इस प्रकार अनुनासिक शब्द चिन्ह का अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह चंद्रबिंदु होता है। ठीक है। इसके आगे देखें, अनुनासिक के स्थान पर बिंदु का प्रयोग एक नियम है, इसे समझना बहुत ही जरूरी है, जिसमें हम अक्सर देखते हैं गलतियां कर बैठते हैं नहीं जानकारी होने की, इसलिए नियम की जानकारी होना बहुत जरूरी है। देखिए, अनुनासिक के स्थान पर बिंदु का प्रयोग क्यों होता है, कैसे होता है। बिंदु अनुनासिक। ठीक है। इस नियम को उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। नहीं, जब नहीं बोले तो नहीं नाक और मुंह से दोनों से थोड़ा हवा निकल रहा है और उच्चारण का सहायता हो रहा है, नहीं। तो यहाँ पे चंद्रबिंदु का प्रयोग हुआ है, लेकिन शिरोरेखा रहने के कारण उस पे बिंदु का प्रयोग किया गया है, बिंदु का लिखा जाता है। ठीक है। इसमें मैं में भी चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें शिरोरेखा रहने के आई की मात्रा रहने के कारण इसमें बिंदु का प्रयोग किया गया है। गोंद के ऊपर ओ की मात्रा है, उसके लिए उसके कारण यहाँ पे बिंदु का प्रयोग किया गया है, यानी कि अनुसार का प्रयोग किया गया है। जो बिंदु लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, अनुस्वार। ठीक है। इन सभी शब्दों में जैसे कि हम देख रहे हैं कि शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह लगे हुए हैं, जैसे नहीं में ई की मात्रा, मैं में आई की मात्रा तथा गोंद में ओ की मात्रा का चिन्ह है। शिरोरेखा शब्द के ऊपर खींचे जाने वाली लाइन को शिरोरेखा कहते हैं, कहलाती शिरोरेखा कहते हैं, शिरोरेखा कहलाती है। अब कहते हैं कि शिरोरेखा के ऊपर, तो शिरोरेखा क्या है, बात आपके दिमाग में आती है कि शिरोरेखा जब बोला जा रहा है तो शिरोरेखा किसे कहते हैं, जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो इसको शिरोरेखा कहते हैं कि शब्द के ऊपर खींची जाने वाली लाइन को शिरोरेखा कहलाती है, शिरोरेखा कहते हैं। हिंदी लिखते वक्त हिंदी में कोई शब्द लिख रहे हैं तो उसमें शिरोरेखा पड़ता है, शिरोरेखा देना बहुत अनिवार्य है, उसे देना चाहिए। कोई जो गलत लिखने की आदत बन जाती है उसे रेखा देना पसंद नहीं करते, उनकी आदत में नहीं रहता, तो ये गलत है, उसे सीखना चाहिए। और जो भी वाक्य लिखे, जो भी शब्द लिखे, उसमें शिरोरेखा अच्छी तरीक़ा से दें। जब शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा लगी हो तब सुविधा के लिए चंद्रबिंदु के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है, जैसे मैं, क्योंकि, नहीं, गोंद में किया गया है, वो आप ऊपर देख चुके हैं। ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं दूसरे कड़ी में। दूसरे कड़ी में है अनुनासिक, बताएं अनुस्वार। ठीक है, अब अनुस्वार किसे कहते हैं? तो अनुस्वार स्वर के बाद आने वाले व्यंजन हैं। स्वर के बाद आने वाले व्यंजन है, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। हिंदी भाषा में बिंदु अनुस्वार इस प्रकार किया जाता है। जो हिंदी भाषा में बिंदु अनुस्वार का प्रयोग विभिन्न जगहों पे होता है, यानी कई जगहों पे होता है। हम जानते हैं कि कब और क्यों इसका प्रयोग किया जाता है। पंचम वर्णों के स्थान पे देखो, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग और का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये पांचों में के पांचवा अक्षर में पांचवा अक्षर के स्थान पर बिंदु अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। जैसे अनुनासिक का प्रयोग पंचम वर्ण यानी कि पंचम वर्ण या, अंगा, या, ना, न, म, ये पांचमाक्षर कहलाते हैं। इसके स्थान पर की अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब देखिए, गंगा लिखे तो इसको गंगा, ग के बाद का वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है? अंग्या। तो अंग्या का अल्प आधा उसमें लिखा जाता है, प्लस ग आकार यानी गा, तो गंगा। तो उसके लिए गा के ऊपर अनुस्वार जो बिंदु होता है उसका लगाकर उस प्रकार लिखते हैं, तो पढ़ा जाता है गंगा। देखिए, चंचल में यहाँ का उच्चारण होता है चंचल। और चा वर्ग में तो चा के बाद यहाँ की अल्प यहाँ जो वो चा वर्ग के प्रथम अक्षर है उसको लिखा गया है आधा, इसके बाद चा, तो उसको इस प्रकार लिख सकते हैं चंचल। चा के ऊपर अनुस्वार की मात्रा देकर पूरा कर सकते हैं। झंडा में क्या है? टा वर्ग, टवर्गी जो बोलते हैं, टा वर्ग का पांचवा अक्षर का झंडा, तो उसमें आधा ना दिया गया, उसको अनुस्वार के रूप में झंडा इस प्रकार लिख सकते हैं। गंदा शब्द में न जो तावर्गी न है उसका आधा दिया है, अल्प आद्र न बोल सकते उसको, तो ना हलंत बोला जाता है, तो ना उसको गा के ऊपर अनुस्वार देकर गंदा लिख सकते हैं। कंपन, देखें कंपन, पा के पहले जो अनुस्वार लगा उसको पहले से उच्चारण हो रहा है कंपन, माँ का स्वर सुनाई दे रहा है कंपन। कनपन बोल सकते हैं, उच्चारण ही गलत हो जाएगा, इसलिए कंपन अपने आप ऐसा प्रतीत होता है कि ये माँ के करण है, तो उसको आधा माँ के ऊपर क्या लिख सकते हैं? अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं, कंपन इस प्रकार लिख सकते हैं अनुस्वार लगाकर। अब नियम, अनुस्वार के पांचवा अक्षर वर्ण में बदलने का नियम। अनुस्वार के चिन्ह में के प्रयोग के बाद आने वाले वर्ण क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग में से किसी वर्ग से संबंधित होता है। अनुस्वार उसी के पांचवा वर्ण के प्रयोग के लिए प्रयुक्त होता है। अब उसके नियम देखेंगे थोड़ा सा, ये नियम बताया गया है नीचे। यदि पांचवा अक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए और पांचवा अक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा, जैसे वांग्मय, अन्य, चिन्मय, उन्मुख आदि शब्द वांग्मय, अन्न, चिन्मय, उन्मुख के रूप में नहीं लिखे जा सकते हैं। पंचम वर्ण यदि द्वितीय रूप में आए तो पंचम वर्ण के अनुसार
अनुस्वार में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जैसे प्रसन्न लगातार 2 बार आ रहा है तो अनुस्वार में नहीं होगा। प्रसन्न, अन्न, सम्मेलन, म द्वारा यादि में प्रसन्न, अन्न, सम्मेलन रूप में नहीं लिख सकते, ये सब गलत हो जाएगा। उसको प्रसन्न ना हलंत ना इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है देख सकते हैं। हाँ, बड़ा हो रहा है। और आगे देखेंगे, जिन शब्दों के अनुसार के बाद य, र, ला, व, ह आदि आए तो अनुस्वार अपने मूल रूप में रहता है। जैसे अन्न, कन्हैया, तो इसमें अनुसार जो अपने मूल रूप में रहता है। यदि य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन श, श, स, स, ह उस व्यंजन से पहले आने वाले अनुस्वार में बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है। चूंकि किंतु ये व्यंजन किसी वर्ग में सम्मिलित नहीं है, जैसे संशय, संयम, तो उसे ऐसा ही लिखा जाता है। धूल, सुंदर, अनुस्वार के शब्द किस प्रकार हैं उसको लिखेंगे। जैसे सुंदर, पंक्ति, चकाचौंध, श्रृंगार, संसर्ग, गंध, वंचित, सौंदर्य, अनुसंस्कृति, इस प्रकार। दुख का अधिकार जो चैप्टर है उसके ऐसे शब्द है बंध, पतंग, संबंध, जिंदा, अंदाज, ये सब। एवरेस्ट, मेरी शिखर यात्रा, कैंप, अधिकांश, संपूर्ण, ये सब। तुम कब जाओगे अतिथि में देखें, निसंकोच, संभावना, अंकित, अतरंग, आशंका, बिंदु, खींच, गेंद, संक्रमण, इस प्रकार अनुस्वार का प्रयोग शब्दों में किया गया है। अब एक और जो इसमें दिया है अर्धचंद्र बिंदु, इसको ये तो सिलेबस में नहीं है लेकिन जो संशय है उसको दूर करने के लिए इसे भी देख लेते हैं। अर्धचंद्र बिंदु क्या होता है? अंग्रेजी के कुछ ध्वनियों के लिए हिंदी में अ, जैसे कॉलेज, अ का प्रयोग किया जाता है, इसे अर्धचंद्र बिंदु कहते हैं। जैसे डॉक्टर, जो अंग्रेजी का शब्द है उसके लिए डॉक्टर, इस प्रकार डॉक्टर, इस प्रकार हॉट, ऑफिस, कॉफी, बॉल, कॉलगेट, इंजॉय, हॉट, स्टॉप, हॉल, ऑफर, कॉलेज, चॉक, ऑक्सीजन, पॉलिश, कॉल सेंटर, डॉलर, बॉडी, इस प्रकार दिया गया। अब नीचे देखिए क्या लिखा हुआ, यह ध्वनि आ तथा ओ के बीच की है। हिंदी में इसके शुद्ध उच्चारण तथा लेखन के लिए अर्धचंद्र बिंदु नामक चिन्ह विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये सभी व्याकरण को देखें जो कि 9th द्वितीय भाषा के लिए, 9वीं क्लास के द्वितीय भाषा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप देखें तो उस कमेंट बॉक्स में एस मैंने देखा ऐसा लिखकर आप कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखेंगे एस मैंने देखा और मैंने पढ़ा, सुना, समझा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।